अब उस शक्ति को हम एनालाइज करेंगे जिसे नया विस्तार देने का प्रधानमंत्री मोदी ने कंप्लीट रोड मैप तैयार कर लिया है। हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन की, जिसे खुद पीएम मोदी ने देश की प्रगति का आधार बताया। बात जब देश की महिलाओं की आती है तो प्रधानमंत्री ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने और उन्हें उस शक्ति से नवाजने का संकल्प लिया जो सड़क से लेकर संसद तक उन्हें अधिकार दिलाएगा। और महिला आरक्षण बिल इसी की सबसे बड़ी कड़ी साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सीधे देशवासियों से जुड़ने में विश्वास रखते हैं, फिर चाहे वो मन की बात कार्यक्रम के जरिए हो या फिर सीधा संवाद स्थापित करना हो। और यही उनका एक्स फैक्टर भी है। एक बार फिर से देश की महिला शक्ति से जुड़ने के लिए पीएम मोदी ने एक पत्र का सहारा लिया। अगर जिसका क्रक्स हम 3 मेन पॉइंट्स में आपके सामने रखेंगे तो वो क्या है? जब महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम करती हैं तो यह बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए पूरे आरक्षण के साथ होते हैं तो लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने लेटर में महिलाओं से आग्रह किया कि वो अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखें और इस ऐतिहासिक संसद सत्र में हिस्सा लेते समय उनका हौसला बढ़ाएं। एक तरीके से पीएम मोदी ने इस पत्र के जरिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जिस पर ध्यान दशकों से किसी पार्टी ने नहीं दिया, यानी कि विमेन रिजर्वेशन, और जिसे जल्द ही साकार करने का प्रधानमंत्री ने प्लान तैयार कर लिया। इधर पीएम ने महिलाओं को पत्र लिखकर उनके स्थानीय सांसदों को रिजर्वेशन बिल को लेकर प्रोत्साहित करने की बात कही, तो दूसरी तरफ इसका इंपैक्ट भी नजर आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी और टाइमली इंप्लीमेंटेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधानसभा सदस्यों और महिला संगठनों को पत्र लिखकर एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वेस्ट की। इसे लेकर सीएम साय ने एक लेटर लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उनका उचित रिप्रेजेंटेशन मिले, उसे सुनिश्चित किया जाए, और यही मोदी इफेक्ट है। इधर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, उधर देश उनकी बात पर अनुसरण करने लगता है। इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। सितंबर 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया गया और आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। ये संसद और विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व करने का प्रावधान है। जो मौजूदा कानून है उसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता। वजह 2027 की जनगणना के बाद जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो पूरी होनी थी। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की जरूरत थी और इसीलिए सरकार कानून में संशोधन को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है। विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री मोदी का महिला आरक्षण वाला यह मुद्दा
न निगले और न उगले जाए जैसी स्थिति में है। हालांकि महिला रिजर्वेशन को लेकर विपक्ष की तरफ से कोई विरोध दर्ज तो नहीं कराया गया। हालांकि इस महिला आरक्षण कानून की टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। वजह साफ है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव बाकी हैं। और इसे विपक्ष मोदी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि महिला वोटर्स गेम चेंजर है। क्योंकि तमिलनाडु में जहां पर महिला वोटर्स की संख्या आधी से भी ज्यादा है, मोर देन हाफ, तमिलनाडु में 51.07 महिला वोटर्स हैं। और अगर महिला आरक्षण के फैसले की वजह से महिला वोट बीजेपी के पाले में जाता है तो तमिलनाडु के चुनाव में ये गेम चेंजर फैक्टर साबित होगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद महिला वोटर्स की संख्या में एक थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद भी महिला वोटर्स जीत का एलिमेंट साबित होंगी ये तय, क्योंकि यहां महिला वोटर्स की संख्या करीब 49% की है। अब राजनीति के बीच में यहां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरीके से साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की पॉलिसीज ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया, उन्हें उनका अधिकार दिलाया, महिला अधिकारों की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया, जो उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। महिलाओं को साइलेंट वोटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है और दूसरी तरफ महिलाएं अगर किसी बात को ठान लें तो उसे पूरा करने में यकीन करती हैं। अगर महिलाओं की यही शक्ति, उनका यही आत्मविश्वास संसद और राज्यों की विधानसभाओं में बड़ी संख्या में शामिल होता है, तो जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला साबित होगा, जो सही मायने में जब धरातल पर उतरेगा तो एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा।